हम ध्वनि के गुणों के विषय में पढ़ रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में अलग अलग गुणों के बारे में पढ़ा, प्रावर्तन पढ़ा। अब हम अपवर्तन के बारे में पढ़ें कि ध्वनि का अपवर्तन कैसे होता है। जैसे प्रकाश में अपवर्तन होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से अपने जो वास्तविक पथ होता है उससे वो विचलित हो जाती है। उनका अगर वो इस रास्ते में जा रही हैं तो वास्तव में वो दूसरे माध्यम को ट्रांसफर करने को उनका रास्ता बदल जाता है और वो दूसरी ओर से निकल जाती है। तो ये हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन में। अपवर्तन मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से के कारण प्रकाश का विचलित हो जाना, और परावर्तन मतलब टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट आना। ये था परावर्तन। अपवर्तन में माध्यम बदलेगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके ओरिजिनल पाथ में या ओरिजिनल मार्ग में विचलन आ जाएगा, वो कुछ दूसरी ओर से निकल जाएंगी, परिवर्तन हो जाएगा उनमें। लेकिन परावर्तन में ये नहीं होगा, परावर्तन में टकरा के वापस आएंगी, उसी माध्यम में आएंगी, ये होता है। तो ध्वनि में भी ये गुण पाया जाता है। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अपवर्तन। जब ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, इसे ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। जैसे उसमें भी देखे थे कि प्रकाश में कि क्या होता था कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती थी तो उनमें भी अपने ओरिजिनल मार्ग में विचलन हो जाता था। इसका कारण होता था सघन और विरल माध्यम। जब माध्यम सघन होता था तो कण नजदीक नजदीक होते थे, प्रकाश स्लो चलती थी। जब दूर दूर होते थे तब प्रकाश फास्ट चलती थी, तो उनमें विचलन अधिक होता था और सघन माध्यम में विचलन कम होता था। इसी तरह इसमें भी ये कंडीशन लागू होती है। देखिए, अपवर्तन कहते हैं। कारण क्या है इसका? तो यही विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का भिन्न भिन्न होना। इसका पहला कारण तो यह है कि विभिन्न माध्यमों में जो है ध्वनि की चाल जो है वो भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण जो उनका जो है गमन भी अलग अलग तरीके से होता है, वो मूर्ति भी विभिन्न प्रकार से, ये उसका है। दूसरा, विभिन्न तापों पर भी ध्वनि की चाल का भिन्न भिन्न होना, और टेम्परेचर भी यहाँ वेरिएंट करता है। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो भी सघन और विरल जैसे माध्यम क्रिएट होंगे, और सघन और विरल जैसे माध्यम अगर बनते हैं तो ध्वनि क्या करेगी? ध्वनि उसी माध्यम के अनुसार अपने वेग को घटाएगी या बढ़ाएगी और उसी अनुसार वो मुड़ेगी। ठीक है ना? इसके कारण जो मेन फैक्टर ये है जिसके कारण जो है ध्वनि का रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब ध्वनि का अपवर्तन हो रहा है। अब ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही ठंडी रात में ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। ऐसे भी रात में आप देखिएगा कि ध्वनि दूर तक सुनाई देती है। ठंड के मौसम में भी ध्वनि ये ज्यादा सुनाई देती है। ठंडी रातों में कहा गया ठंडी ध्वनि। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अगर हम दो फैक्टर तो बताएं। पहला कारण ये हम कह सकते हैं कि रात में क्या होता है कि गाड़ियां कम चल रही हैं, रात में शांत वातावरण ज्यादा हो रहा है, तो साउंड वेव जो क्रिएट कर रहे हैं हम या किसी स्रोत से क्रिएट हो रहा है, उसको जाने में दूसरा साउंड वेव डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, दूसरी तरंगे उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, उसे बीच में जो है इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वो लंबी दूरी तक तय अपने सफर को तय कर पा रहा है। लेकिन दिन में क्या होता है? दिन में साउंड अलग अलग तरह के साउंड आते हैं, वातावरण में अलग अलग तरह की ध्वनियां होती है, तो हमारा जो मूल ध्वनि आता है उसमें कई ध्वनियां मिल जाती हैं या उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसके कारण उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन आ जाता है और वो हमारे कानों तक पहुंचते पहुंचते जो है अपने विपरीत अवस्था में पहुंचती है, जिसके कारण हमें कम सुनाई देती है ना? तो मूल ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन रात में ये संभावना कम होती है। पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण अपवर्तन वाला अगर कारण बताएं तो उसमें क्या होता है कि रात के समय जो है वातावरण में ठंडक होती है, जिसके कारण जो है वायु सघन हो जाती है। अब जब आपको पता है कि साउंड वेव है, उसको जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अगर माध्यम की आवश्यकता है तो यहाँ जो है सघन माध्यम हो जाता है। सघन माध्यम हो जाएगा तो ध्वनि जो हो गई बिना विचलित हुए, बिना इधर उधर किए लंबी दूरी तक वो जा सके, है ना? बिना उसमें ज्यादा फैलाव हुए, ज्यादा प्रसारित, तो लंबी दूरी तक आराम से वो जा सकती है। ये होगी कब? जब वो मीडियम के कण नजदीक नजदीक होंगे। और ऐसा कब होगा? जब रात में ठंडक, जब ठंडक वातावरण होगा था रात में। तो रात में क्या होता है कि रात में माहौल वातावरण शांत होता है
और दूसरी बात होती है रात ठंडी होती है, जिसके कारण वायु जो है सघन होती है, जिसके कारण ध्वनि तरंगों को गमन के लिए एक उचित पथ मिल जाता है और वो आसानी से लंबी दूरी तय कर पाती है। यहाँ मैंने दिखाया भी है, देखिए ये साउंड है, ये ध्वनि स्रोत को मान लीजिए। ध्वनि स्रोत से जब ध्वनि उत्पन्न होती है ना, तो ऊपर रात के समय क्या होता है कि नीचे जो जमीन के स्तर की वायु होती है वो ठंडी होती है और गर्म वायु ऊपर की ओर है, तो ध्वनि नीचे की ओर इस तरह से नीचे की ओर होते हुए चलती है, नीचे की ओर जमीन के स्तर से होते हुए, जमीन के सतह से झटते हुए चलती है, जिसके कारण श्रोता को यह स्पष्ट सुनाई दे रही है। ठीक है, दिन में क्या होता है, अपेक्षाकृत कम दूरी तक सुनाई देती है। क्यों? कारण क्या है इसका कि दिन में ऊपर जो वायु बोलेंगे वो ठंडी है, नीचे जमीन की गारंटी, क्योंकि जमीन जो है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी होता है, तो जल्दी गर्म हो जाने के कारण है ना, यहाँ की वायु नीचे जो सतह की होती है वो गर्म हो जाती है और फैलने लगती है, जबकि ऊपर की वायु सघन होती है, नीचे की वायु विरल हो जाती है। एज ए रिजल्ट इसका कारण है तो ध्वनि तरंगें ऊपर की ओर उठ जाती हैं, तो जो श्रोता जो जमीन के तल जो उसके कांटेक्ट में है उसको ये ध्वनि कम सुनाई पड़ती है ना, यह कम सुनाई पड़ती है। तो दिन के समय की ये सिचुएशन है, रात के समय की ये सिचुएशन है। इसी के कारण हम कहते हैं कि रात में ध्वनि अच्छी सुनाई देती है, ट्रेवल करती है, बहुत दूर स्पष्ट सुनाई देती है। रात है, शांत वातावरण, हम कह देते हैं शांत वातावरण है तो ध्वनि अच्छी आ रही है। और यदि दूर से भी आप देखिएगा, दूर में भी कोई गाना बज रहा होता है, कोई साउंड बज रहा होता है, रात में स्पष्ट सुनाई देती है, जबकि दिन के समय में तो ये डिस्टरबेंस वेग वाला मामला है, इसके साथ भी जो है अपवर्तन का भी प्रभाव पड़ रहा है उस पर। दूसरी बात, इसी तरह का एक टर्म है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। पहला था रिफ्लेक्शन, उसके बाद है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और तीसरा उससे मिलता जुलता है डिफ्रैक्शन, है ना, वर्ड है परावर्तन, अपवर्तन और ये है विवर्तन। इसमें क्या होता है कि जब किसी ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं तो अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे बढ़ती हैं और इस परिघटना को ध्वनि का विवर्तन करते हैं। जैसे एज में ये प्रकाश की तरह ही होता है कि आप एक एज है, एक किनारे हैं, टकराई प्रकाश और वो अपने ओरिजिनल पक्ष से, ये ऐसे जा रही थी ध्वनि तरंगे और ये ऐसे हो गई, ऐसे होकर अब जानी शुरू हो गई। तो ये जो किनारों से टकरा कर ये अपने मार्ग को बदल रही है, ये विवर्तन की घटना है ना। इसके कारण ही बाहर से आने वाली आवाजें कमरे के भीतर भी सुनाई पड़ती हैं। अगर ऐसा ना होता, विवर्तन ना होता, तो वो कमरे के दीवारों से टकरा कर वापस लौट जाती, अंदर नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मुड़ती हैं, जिसके कारण जहां उसको जाने का पथ मिलता है उससे भी वो अंदर आ जाती हैं, मुड़ी हुई अवस्था में आ जाती है। हमारे पास इतनी छोटी खिड़की है और दूर से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, फिर भी हमको खिड़की से आवाज अंदर की ओर सुनाई देती है उसका, क्योंकि वो मूर्ति है ना। ये प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। और भी चीजें हैं, देख लीजिए। एक और टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, मैक संख्या। अच्छा, मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है, मैक संख्या क्या होते हैं? तो किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब की उन्हीं परिस्थितियों में, जिसमें पहला मेडियम है के अनुसार चाल के अनुपात को उस माध्यम की मैक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। तो दो माध्यमों में रेशियो हुआ ये, है ना, दो माध्यमों में, सॉरी, माध्यम में चाल का रेशियो हुआ, तो इसीलिए हम मैक संख्या अगर फार्मूला के रूप में निकालना चाहें तो हम बोलेंगे किसी माध्यम में पिंड की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल को क्या कहेंगे, मैक संख्या कहेंगे। किसी माध्यम में पिंड की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल को मैक संख्या कहेंगे। अब क्या, यदि मैक संख्या इससे अधिक है तो पिंड की चाल प्राध्वनि कहलाती, इसको अंग्रेजी में सुपरसोनिक कहेंगे। यदि दो उसी माध्यम में दो अलग अलग चालों का रेशियो हम निकालें
है ना। पिंड की चाल और उस माध्यम में ध्वनि की चाल निकालें। पिंड किस रेशियो से चल रहा है और ध्वनि की चाल क्या है, इसको जब निकालें और यदि वो 1 से ज्यादा हो रहा है उसका वैल्यू, तो उसको सुपरसोनिक बोलेंगे आप, है ना। और भावी मैक संख्या, भावी मतलब भविष्य में मैक संख्या 5 से अधिक है, ऐसे ऐसे विमान हमारे पास उपलब्ध हैं, तो चाल को अति पराध्वनि कहेंगे, इसको हाइपरसोनिक के नाम से जानेंगे यदि ऐसा कहलाती है। अब उपयोग क्या है इसका, है मैक संख्या का उपयोग क्या होता है, तो पहला उपयोग है विमानन। ये जो पायलट शब्द जो है इसका उपयोग करते हैं विमान उड़ाने में। जैसे पायलट विमान की गति को नियंत्रित करने और सबसोनिक, ट्रांससोनिक या सुपरसोनिक गति को समझने में इसका उपयोग करते हैं। अब वो स्पीड में जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, वो उनकी संख्या कौन है, हाइपरसोनिक है, ट्रांससोनिक है या सबसोनिक है, ये जानने में, इससे स्पीड कंट्रोल करने में उनको मदद मिलती है। तो इसके लिए मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। पहला रॉकेटरी में, रॉकेट में जो रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा और नीचे जो है वो फ्यूल के कारण जो बैक फोर्स मारेगा, ये डिपेंड करेगा कितना ज्यादा हाई स्पीड से नीचे की ओर बैक फोर्स मार रहा है। तो रॉकेटरी इंजन के निकास प्रवाह, जितना निकास प्रवाह है कि गति को मापने में एवं विश्लेषण करने में भी मैक संख्या का उपयोग करते हैं। वायु, इसके अलावा भी जो है वायु गतिकी चलता है, प्रवाह विश्लेषण में करते हैं। प्रवाह विश्लेषण के कारण ही हम ये बता पाते हैं कि यहाँ वायु की डेंसिटी ज्यादा है, वहां कम है, यहाँ तेज वायु चलेगी, यहाँ स्लो वायु चलेगी। वायु की स्थिति को, वायुमंडलीय दशाओं की स्थिति को बताने के लिए भी हम मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। आज इतना ही, आगे की वीडियो में हम और जो बच्चा कुछ पार्ट है 9th बेसिस पर वो डिस्कस करेंगे और कंपटीशन डिस्कस करेंगे।